नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर टेक एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है संधि। देखिए, संधि में हमने आपको 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि को क्या कर दिया था, पढ़ा दिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। अब देखिए, हम विसर्ग संधि की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। विसर्ग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो विसर्ग का चिन्ह होता है भाई, वो कैसा होता है? विसर्ग का चिन्ह ऐसा होता है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर या कोई व्यंजन आ जाए और परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में, तो वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि को पढ़ने के लिए कुछ नियम है। अब देखिए, सबसे पहले नियम नंबर 1 कौन सा? यदि विसर्ग के बाद च या छ, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? से। ठीक है। अगर ट या ठ आ जाए तो क्या हो जाएगा? श षटकोण। अगर त या थ आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? से। ये परिवर्तन किस में होंगे? विसर्ग में। किस में? विसर्ग में। और विसर्ग का चिन्ह आपको पता है ये। अब देखिए, जैसे उदाहरण से हम समझेंगे। नी और इसके बाद क्या लगा है? विसर्ग। और चल, मैंने बताया विसर्ग के बाद अगर क्या आएगा? च या छ, तो ये किस में बदल जाएगा? श में। तो ये क्या हो जाएगा भाई? निस चल। ठीक है। अगर ये हलंत लगाया तो इसका मतलब है कि ये आधा बनेगा। अब देखिए, नी ठुर, तो ये विसर्ग के बाद क्या आया है? ठ। अगर ट या ठ आए तो क्या हो जाएगा? श षटकोण। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? नी और ठुर, निठुर। नी के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या आया है? त। अगर त या थ आए तो किस में चेंज होगा? स में। तो ये क्या हो जाएगा? निस्तार। तो ये नियम नंबर 1 था। अब देखिए, नियम नंबर 2 क्या है? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब? जब यदि विसर्ग के बाद से, श या स आ जाए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और या फिर विसर्ग व्यंजन से का ही रूप ले लेता है। अगर ये हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर परिवर्तन होता भी तो है तो इन्हीं का ही क्या हो जाता है भाई? इनका ही आधा हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, दु प्लस शासन, हम इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो दुशासन, दुशासन। और या फिर इसी का ही क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, जैसे दुशासन। इसी प्रकार निसंकोच, निसंकोच को ऐसे भी लिख सकते हैं और निसंकोच को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा, विसर्ग में एक बार और परिवर्तन नहीं होता। कब? जब अगर विसर्ग के बाद क या ख आए या फिर प या फ आए, तब भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए, रज प्लस कर्ण, तो हम इसी को ऐसे लिख देंगे, रज कर्ण। ठीक है। और इसका एक और देखिए, क्या? यदि विसर्ग से पहले क्या हो? ई अथवा ऊ स्वर हो तो विसर्ग किस में चेंज होता है? स षटकोण, यानी कि आधा श में चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे नी ई, यानी कि ये क्या है? स्वर है। और उसके बाद प या फ आए, हमने बताया था कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अपवाद क्या है? यदि ई या ऊ आ जाए तो नी, किससे? विसर्ग से पहले ई है तो फ का इससे निस्फल, निस्फल, निस्फल। अब देखिए, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या है भाई? विसर्ग को किस में चेंज कर देते हैं? किस में बदल देते हैं? रे में। कब? यदि विसर्ग से पहले ए या आ ना हो। क्या ना हो? ए और आ, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। और विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो किसी वर्ग का। वर्ग मैंने आपको बताया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो, या ये, रे, ले, वे, है, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को किस में चेंज कर देते हैं? रे में चेंज कर देते हैं। अब देखिए, उदाहरण से समझिए कैसे। दु प्लस उपयोग,
विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या है ऊ, विसर्ग के बाद क्या हो कोई स्वर, और ऊ क्या है स्वर। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा दुर उपयोग। उसी प्रकार देखिए जैसे विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या है ग, यानी कि कै वर्ग का तीसरा वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा दुर्गुण। विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा रै में चेंज हो जाएगा दुर्गुण। उसी प्रकार देखिए जैसे विसर्ग के बाद क्या है आ, हमने बताया कोई स्वर हो तो ये क्या हो जाएगा रै, तो दुराचार, दुराचार। इसी प्रकार देखिए विसर्ग के बाद क्या है ले, तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा रै में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे दुर्लभ, यानी कि आधा, और आधा की मात्रा कहाँ लगा दी ऊपर। ठीक है भाई। अब देखिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 क्या है भाई, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले ए स्वर हो, क्या हो ए स्वर, और आगे विसर्ग से आगे ए या फिर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर य, रे, ले, वे, है में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है ओ में बदल जाता है। देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे मैं और ने, मन ने ए, किसकी ध्वनि आ रही है ए की ध्वनि आ रही है, और उसके बाद क्या है विसर्ग, यानी कि विसर्ग से पहले क्या है ए, और योग किससे हो रहा है इसका, यानी कि प्लस किससे हो रही है संधि ये से। और हमने बताया था अगर विसर्ग से पहले ए हो या और ये से संधि हो रही है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा ओ में बदल जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे मनोयोग, मनोयोग। उसी प्रकार तप प्लस बल, ब क्या है ये पै वर्ग का तीसरा वर्ण है, और संधि किससे हो रही है पै ए, विसर्ग से पहले ए है तो इसका विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे तपो बल। अब देखिए नियम नंबर 5, ये क्या है, इसमें 2 नियम है भाई, कौन कौन से, यदि विसर्ग के आगे, विसर्ग के आगे यानी कि विसर्ग के बाद रै व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है लोप हो जाता है, लेकिन क्या शर्त है उससे पहले का जो हर स्वर है, हर स्वर है वो क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है। कैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे नी, ई क्या है छोटी ई है और मेल किससे हो रहा है रै से, इसने क्या बताया है हर स्वर का क्या हो जाता है दीर्घ स्वर हो जाता है और इसका लोप हो जाता है। कैसे देखिए नी रज, अगर छोटी ई थी तो अब क्या होगी बड़ी ई। अब देखिए इसका दूसरा क्या है, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग यानी कि ये विसर्ग का निशान है और इससे पहले क्या ए या आ, ए या आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर यानी कि ए या आ नहीं आना चाहिए, इनसे अलग कोई स्वर आना चाहिए, तो विसर्ग का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। कैसे उदाहरण से समझिए, जैसे अतः प्लस एव, तय किसकी ध्वनि आ रही है ए की, यानी कि क्या स्वर है ए, विसर्ग से पहले ए और बाद में भिन्न स्वर, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का लोप। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अतएव, अतएव। ठीक, देखिए हमने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि अच्छे से पढ़ा दी है। अब इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आप हमारी तीनों वीडियो देखिए, स्वर संधि की, व्यंजन संधि की और जो है विसर्ग संधि की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।